हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम ICMR 2023 का पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लाइफ साइंसेस का पार्ट 1 और एप्टीट्यूड के जो सेक्शन है उनके सभी वीडियोस को कवर अप कर चुके हैं। वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको बनी हुई हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक को शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। फटाफट से आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अ पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स एग्जिस्ट इन विच ब्लैक कलरेशन इज डोमिनेंट टू वाइट। तो आपको ऑलरेडी ये बता दिया गया है कि जो ब्लैक कलर है वो डोमिनेंट है वाइट के लिए। ठीक है, इफ there are 64 black insects and 36 white insects in the population, what is the recessive allele frequency? आपको recessive allele की frequency जो है वो निकालनी है। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको क्लियर है कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें जो ब्लैक कलर आ रहा है दैट मीन्स कि वो डोमिनेंट जीन की वजह से आ रहा है। तो अगर रिसेसिव आएगा दैट मीन्स वो कभी भी हेट्रोजाइगस फॉर्म में नहीं आ सकता वाइट कलर, क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो डोमिनेंट जीन की वजह से आ रहा है। दैट मीन्स कि जो व्हाइट कलर है वो इस तरह से होमोजाइगस फॉर्म में होगा, तभी व्हाइट कलर जो है वो वहां पर शो हो सकता है। तो ऑलरेडी आपको दिया गया है कि ब्लैक है 64 और व्हाइट जो है दैट इज 36। टोटल आपके पास कितनी पॉपुलेशन हो रही है? 100। तो इसकी आप सबसे पहले तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाल लें। ठीक है, तो इसकी आप सबसे पहले जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को निकाल लीजिए। जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे अगर हमें व्हाइट की पूछी है तो 36 अपॉन जितनी आपके पास टोटल पॉपुलेशन है उसको सॉल्व करके आपके पास 0.36 आएगा। तो ये आपकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है, या आप ऐसा कह लीजिए कि होमोजाइगस जीनोटाइप का जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है। ठीक है, अब एलिलिक फ्रीक्वेंसी जब भी हमें निकालनी होती है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी, तो हार्डी वेनबर्ग का जो रूल होता है फॉर हेट्रोजाइगोट्स वो कुछ इस तरह से होता है, P प्लस क्यू विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, लेकिन आपसे सिर्फ एक मतलब होमोजाइगस की पूछी है, तो आप क्या करोगे, पी स्क्वायर मान लेते हैं इसको। ठीक है, पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0.36। राइट, अब इसका आप अंडर रूट निकाल लीजिए 0.36। इसका अंडर रूट सॉल्व करके आपको लगभग आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 0.6। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, which of the following choices are likely to change the allelic frequency of the indicated population? आपको वो ऑप्शंस को चूज करना है जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हों। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको दिया है, अ जियोग्राफिक बैरियर आइसोलेटिंग अ स्मॉल सबसेट ऑफ अ लार्जर पॉपुलेशन। ठीक है, तो लार्जर पॉपुलेशन को मतलब इस तरह से, जैसे ये एक लार्जर पॉपुलेशन है, कोई जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से ये जो सबसेट है ये अलग हो गया। ठीक है, तो जियोग्राफिकल बैरियर के आ जाने से क्या होता है, जैसे डार्विन फिंचेस इसका काफी अच्छा एग्जांपल है, तो उनमें भी क्या हुआ था, स्पीसीज रेडिएशन हो गई थी। ठीक है, एक जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से अब यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इनके साथ कभी भी सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो एक अलग पॉपुलेशन जो है वो इन फ्यूचर में बन सकती है। या ऐसा हो सकता है जियोग्राफिकल बैरियर से कोई एक ऐसा एलील था, एक ऐसा ट्रेट था जो बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, तो ये तो जो स्टेटमेंट 1 है ये बिल्कुल जो है वो एलिलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकती है। नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रीडेटर, कि आपने एक ऐसा प्रीडेटर डाल दिया जो सिर्फ किसको खा रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब कि कोई ट्रेट है तो उसका जो होमोजाइगस डोमिनेंट ये वाला इस तरह के ही जिनका जीनोटाइप है वो उन्हीं को खा रहा है। तो एक टाइम आएगा कि ये जो जीनोटाइप होगा वो बचेगा ही नहीं, तो जिसकी वजह से एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अ पॉपुलेशन दैट डिस्प्लेस कंप्लीटली रैंडम मेटिंग। अब देखिए, अगर आप कुछ मेल और फीमेल को ले लें, ठीक है, अब इनका जीनोटाइप चाहे जो भी रहे, इनका जीनोटाइप चाहे जो भी रहे, अगर ये रैंडमली भी किसी के साथ मेट करते हैं तो भी उनके जीनोटाइप
का एक जो एलिल होगा वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता ही रहेगा, चाहे रैंडमली किसके भी साथ मेट करे, किसी के भी साथ मेट करे, तब भी इनके जो एलिल्स हैं वो कहीं ना कहीं इनकी आने वाली जनरेशन में रिटेन रहेंगे। तो दैट मीन्स कि एलिल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है वहां पे। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। तो इससे अकॉर्डिंग जो हमारा सही आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर 4 बन जाता है। 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल आपसे पूछा है। ठीक है, अब आपने एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा होगा, उसमें हम कोडोमिनेंस की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने मतलब टीवी के एडवर्टीजमेंट्स में भी देखा होगा कि वो डेयरी की एड्स में या टॉफी वगैरह की एड आती है, आई थिंक सो, तो उसमें एक काऊ को दिखाते हैं। वो काऊ ग्रीन ब्राउन कलर की होती है और उसके ऊपर व्हाइट पैचेस होते हैं, या फिर वो काऊ व्हाइट कलर की होगी, उसके ऊपर ब्राउन पैचेस होंगे। तो इस तरह से दो जीन्स जो हैं वो कलर के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं और दोनों अपना इफेक्ट दिखा रही हैं, उसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है अ पर्सन विद ब्लड टाइप ए बी, मतलब उसमें ए भी है और बी भी है, तो मतलब कोडोमिनेंस है कि एक जीन जो ए बना रही होगी वो भी अपना इफेक्ट शो कर रही है और जो बी बना रही होगी वो भी अपना इफेक्ट शो कर रही है। तो बिल्कुल ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अ फ्लावर दैट डिस्प्लेस अ रेड एंड व्हाइट स्पॉटेड फिनोटाइप। ठीक है, कि एक फ्लावर है वो रेड और व्हाइट दोनों स्पॉट्स को दिखा रहा है। तो ऑब्वियसली ये सेम काऊ वाला ही एग्जाम्पल इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठेगा और ये भी जो है वो एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। नेक्स्ट है अ फ्लावर दैट डिस्प्लेस अ पिंक फिनोटाइप, अ होमोजाइगस डोमिनेंट color is red and a homozygous recessive color is red। ठीक है, तो होमोजाइगस मतलब कि कुछ इस तरह का जीनोटाइप जो है वो रेड दे रहा है और रिसेसिव है अगर होमोजाइगस तो वो व्हाइट दे रहा है, और इसका जो हाइब्रिड है वो पिंक कलर बना रहा है। तो दैट मीन्स ये कोडोमिनेंस नहीं है, ये एक तीसरा नया ट्रेट निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिज्म whose heterozygous phenotype is identical to homozygous dominant phenotype। heterozygous phenotype का मतलब है कि अगर इस तरह का phenotype है, ठीक है, और इस तरह का, होमोजाइगस का मतलब कुछ इस तरह का, क्योंकि डोमिनेंट है तो दोनों डोमिनेंट होंगे। ठीक है, तो ये अगर रेड कलर दे रहा है तो हेट्रोजाइगस फिनोटाइप में भी आपको रेड कलर ही दिखेगा। तो ये तो कोडोमिनेंस नहीं हुआ, राइट, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपके पास स्टेटमेंट 1 and 2 ये आपके पास सही आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्रॉसिंग foxes that are double heterozygotes for two gene regulating coat color yields 27 gray, 12 red and 9 black offsprings. What mechanism explains the ratio of coat color observed in the offspring? आपको मैकेनिज्म का नाम बताना है। देखिए, नॉर्मली जो हमारे पास रेशो आती है जब भी हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं क्या होती है, 9:3:3:1। दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से ये रेशो आ रही है, क्योंकि अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस है, दो डबल हेट्रोजाइगोट्स हैं आपके पास, तो रेशो कुछ इस तरह से आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो देखिए समझते हैं, जो जीन्स होती हैं उनमें इंटरेक्शन होती है, जीन्स इंटरैक्ट करती हैं। ये इंटरैक्शन दो तरह की हो सकती है, या तो ये इंटरैक्शन होगी सिनर्जेटिकल या सिनर्जिस्टिक कह देते हैं जिसको, मतलब ये एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके काम करेंगी, या फिर ये एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करेंगी, मतलब एक दूसरे को काम नहीं करने देंगी। ठीक है, तो दो तरह की इंटरेक्शन होती है यहाँ पे। अब जो ये इंटरेक्शन होती है इसमें दो या दो से ज्यादा जीन्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं और फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो भी कैरेक्टर रहेगा वो उसको डिसाइड करती हैं। ठीक है, इसी में से एक टाइप की इंटरेक्शन जो होती है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम क्या देते हैं एपिस्टेसिस। ठीक है, तो इसको क्या कह देते हैं एपिस्टेसिस। अब एपिस्टेसिस जो होता है वो बेसिकली तीन तरह का होता है। डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव एपिस्टेसिस होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टेसिस होता है। जैसे डोमिनेंट है वो तो सेम ही रहेगा कि अगर जो जीन है
वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब एपिस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि कोई एक जीन अपना इफेक्ट शो कर रही है लेकिन दूसरे का इफेक्ट शो नहीं होने दे रही, वो दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर देती है, ठीक है। क्या कर देती है? मास्क कर देती है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ खुद को एक्सप्रेस करेगी। अब नॉर्मली तो क्या होता है, डोमिनेंट जीन जो है वो रिसेसिव को मास्क कर देती है और डोमिनेंट करेक्टर आता है। लेकिन अगर यही चीज उल्टा हो जाए, ठीक है, कि जो रिसेसिव वाली जीन है वो डोमिनेंट के इफेक्ट को मास्क कर देती है और सिर्फ खुद को एक्सप्रेस करती है, इसको हम कहते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस, ठीक है। तो इस तरह के केसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आंसर है वो एपिस्टेसिस हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। अब देखिए, जैसे इन्होंने कहा है कि 27 किस कलर के मिले थे? ग्रे कलर के। तो प्रोबेबली वहां पर क्या हो सकता है, किसका रिजल्ट हो सकता है ये, कि वहां पर जो दो जीन्स हैं, ठीक है, इस तरह से जो दो जीन्स हैं उनके बीच में कोई ना कोई डोमिनेंट इंटरेक्शन हुई होगी, ठीक है। डोमिनेंट इंटरेक्शन हुई होगी, ठीक है। अब ये दोनों ही डोमिनेंट होंगी जीन्स, इसी वजह से वहां पर क्या आया है, ग्रे कलर आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है रेड, और रेड कितने आए हैं आपके पास? 12, ठीक है। सो 12 आए हैं। इस केस में क्या होगा कि जो दो जीन्स होंगी उसमें एक तो डोमिनेंट होगा, एक कोई रिसेसिव होगा, ठीक है। उसमें से एक जीन जो होगा वो रिसेसिव होगा, एक जो होगा वो डोमिनेंट होगा। इसमें दोनों डोमिनेंट थे इसलिए ग्रे कलर आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, जो डोमिनेंट जीन थी सिर्फ वही अपना कलर दे पाई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रेड कलर निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो इसमें एक डोमिनेंट रहा होगा और एक रिसेसिव जीन रही होगी। नेक्स्ट जो कलर है वो क्या है? नेक्स्ट है ब्लैक। अब ब्लैक के आने का क्या रीजन है? ब्लैक आए हैं हमारे पास 9, ठीक है। इसका रीजन ये रहा होगा कि जो दोनों के दोनों हमारे पास एलिल्स होंगे वो रिसेसिव आए होंगे, जिसकी वजह से रेड कलर आ ही नहीं पाया, और जब दोनों रिसेसिव आए तो क्या कलर आ गया? ब्लैक कलर आ गया, ठीक है। इसी वजह से आपके पास जो रेशियो बनी है वो बनी है 27 रेशो 12 रेशो 9, ठीक है। और ये मेजरली किसकी वजह से देखा जाता है? एपिस्टेसिस होने की वजह से देखा जाता है। बहुत सारे टाइप के एपिस्टेसिस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज ऑर्थोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीनोम कंपैरिजन, ठीक है। जीनोम कंपैरिजन के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा है कि ऑर्थोलॉजी क्या होता है। देखिए, ऑर्थोलॉग्स, ऑर्थोलॉग्स एक ऐसी टर्म है, या आप ऐसा कर लो कि ऑर्थोलॉग्स क्या होते हैं, वो होमोलोगस जीन्स जिनको हम रिलेट कर सकते हैं थ्रू स्पेसिएशन, ठीक है। स्पेसिएशन आपको पता होगा ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे न्यू स्पीशीज बनती हैं, ठीक है। न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन को हम क्या बोल देते हैं? स्पेसिएशन, न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन। तो क्या होगा, सिंपल शब्दों में अगर समझे कि ये कोई हमारा एंसेस्टर था, अब इससे ही मंकीज निकले, चिंपैंजीज निकले, ठीक है, हम ह्यूमंस निकले। लेकिन आज भी हमारे अंदर इनके कुछ होमोलोगस जीन्स आपको मिल जाएंगे, कुछ होमोलोगस सीक्वेंसेस आपको मिल जाएंगे। तभी पता चला कि ह्यूमंस कहाँ से इवॉल्व हुए, किसी एक सिमिलर एंसेस्टर से इन्वॉल्व हुए, जिससे ही मंकीज, चिंपैंजीज ये सब बने हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थोलॉजी इन कंटेक्स्ट ऑफ जीनोम कंपैरिजन। जब हम जीनोम कंपेयर करते हैं और कुछ होमोलोगस ऐसी चीजें मिल जाती हैं हमें, जैसे ह्यूमंस का जो जीनोम है वो होमोलोगस था इस एंसेस्टर के साथ, ठीक है। और इससे हमें ये पता चला कि इस एंसेस्टर से ही आगे स्पीसिएशन हुई, अलग अलग स्पीशीज बनी, न्यू फॉर्म्स ऑफ स्पीशीज बनी। तो दिस इज नोन एज ऑर्थोलॉजी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? A homologous DNA sequence that was derived from the same ancestral sequence, ठीक है। एक homologous DNA sequence जिसको कहां से derive किया गया? Same ancestral sequence से derive किया गया। So this will be the right answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है म्यूटेशन इन CFTR जीन
in cystic fibrosis result in the loss of dash amino acid at 508th position on protein. तो बेसिकली आपसे सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में पूछा है और आपसे पूछा है कि कौन सा अमाइनो एसिड जो है मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, और वो अमाइनो एसिड कौन सी पोजीशन पर लाई कर रहा होगा, 508th पोजीशन पर, ठीक है। तो पूरा का पूरा मामला समझते हैं शुरुआत से क्या होगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस की जब भी हम बात करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि ये एक जेनेटिक डिजीज है, राइट। अब ये जो जेनेटिक डिजीज है इसमें होता क्या है, तो बेसिकली ये हमारी लंग्स को, हमारे गट को, हमारा पेनक्रियाज हो गए, इस तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ये टारगेट करती है। और इसमें होता क्या है, थिक म्यूकस की लेयर, स्टिकी म्यूकस की लेयर जो है वो बनना शुरू हो जाती है हमारे ऑर्गन्स में, ठीक है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम, खाना निगलने में प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और अल्टीमेटली पर्सन की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। इसका जो कॉज है वो क्या है, एक तो ये इनहेरिटेड डिजीज है, ठीक है, तो ये आपको आपके मदर या फादर से आ सकता है, ठीक है। होता क्या है कि कुछ म्यूटेशंस ऐसी अकर हो जाती हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने बात की सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रिसेप्टर जीन की। ये जो जीन होती है इसमें कुछ ऐसी म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से जो मतलब आगे आने वाली जनरेशन है उसमें ये आपको जो डिजीज है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। समझते हैं इसमें कि होता क्या है। जैसे कि आपके पास दो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स नॉर्मल हैं बट दे आर कैरियर, उनमें म्यूटेशन हो चुकी है, ठीक है। अब क्योंकि ये एक तरह की ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। कैसी डिजीज है ये, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। रिसेसिव डिजीज का मतलब है कि ऐसे पेरेंट्स जो कि खुद नॉर्मल हो लेकिन जो उनका रिसेसिव एलील है वो कहीं ना कहीं इस डिजीज का कैरियर है, तो वहां पर कहीं पर म्यूटेशंस हुई होंगी इन दोनों पेरेंट्स में। अगर वो दोनों पेरेंट्स मेट करते हैं और इंडिविजुअल ऐसा पैदा होता है जिसमें दोनों के दोनों रिसेसिव एलील्स आ जाएं, पेरेंट से, एक पेरेंट से ये वाला रिसेसिव एलील आ गया और एक पेरेंट से ये वाला रिसेसिव एलील आ गया, अब इस केस में उस बच्चे में सिस्टिक फाइब्रोसिस होना लाजमी है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है कि हर एक पेरेंट से वो इनहेरिट कर लेता है, वन एक कॉपी आएगी हर एक पेरेंट से, ठीक है। तो म्यूटेटेड CFTR जीन की एक एक कॉपी आ जाएगी जिसकी वजह से अल्टीमेटली इस बच्चे में सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगा। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, हमारे लंग्स को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, इस तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ये अफेक्ट करता है, ठीक है। अब ये म्यूटेशन जो होती है वो एक तरह का लीथल इनहेरिटेड डिजीज है या लीथल जेनेटिक डिसऑर्डर कह लो इसको, ठीक है, लीथल होता है ये। और क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो CFTR प्रोटीन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो CFTR प्रोटीन होती है ये बेसिकली हमारे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, इस एपिथेलिया के एपिकल सरफेस पर होनी चाहिए थी, ठीक है। अब इस एपिथेलियल सेल के जब एपिकल सरफेस पे ये प्रोटीन म्यूटेशन की वजह से नहीं होगी उस केस में आपको देखने को मिलेगा लीथल जो ये जीन जेनेटिक डिसऑर्डर है वो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो CFTR प्रोटीन है बेसिकली ये एक मल्टी डोमेन प्रोटीन है। मल्टी डोमेन होने का मतलब है कि इसमें काफी सारी डोमेन्स होंगी, दैट मीन्स कि इसमें 5 डोमेन्स होती हैं, ठीक है। अब ये 5 डोमेन्स आपस में मिल करके पूरा एक प्रोटीन बनाती हैं, ठीक है। तो कॉमन म्यूटेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, देखिए हर एक प्रोटीन का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। उस सीक्वेंस को जब आप रीड आउट करोगे तो आप देखोगे कि 508th पोजीशन पर कौन सा अमाइनो एसिड है, फिनाइल एलानिन, ठीक है। ये फिनाइल एलानिन मान लेते हैं
किसी वजह से यहाँ से रिमूव हो गया या चेंज हो गया, इसकी जगह पे कोई और अमीनो एसिड आ गया, तो उस केस में क्या होगा, ये जो मल्टीमेरिक प्रोटीन है, मल्टी डोमेन प्रोटीन है बेसिकली, ये अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब जब कोई भी प्रोटीन फोल्ड नहीं हो पाता है अपने नेटिव 3D स्ट्रक्चर में, तो वो बेसिकली अनफंक्शनल हो जाता है। ठीक है, या नॉन फंक्शनल कह लो इसको। ठीक है, नॉन फंक्शनल हो जाता है, जिसकी वजह से वो सही से काम नहीं कर पाएगा, और ये जो रिसेप्टर है ये बेसिकली इन एपिथेलियल सेल के सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है हमारे पास, फिनाइलएलनिन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है बाल्बिनी रिंग्स अकर्स इन। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो बाल्बिनी रिंग्स हैं, ठीक है, ये कहाँ कॉज होती हैं। ठीक है, सॉरी, बाल्बिनी रिंग्स हैं, ये कहाँ पर बनती हैं। तो ऑप्शन में आपके पास लैम्ब्रश क्रोमोसोम दिया है, पॉलीसोम्स दिया है, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स दिया है, सेक्स क्रोमोसोम दिया है। अब देखो, सेक्स क्रोमोसोम तो आपको पता होगा कि फीमेल्स में XX रहेगा, मेल्स में XY रहेगा, तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। पॉलीसोम्स की अगर हम बात करें, आपको पता है दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनमें जो ट्रांसक्रिप्शन होती है प्लस ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन, ये दोनों के दोनों प्रोसेसेस कपल्ड होते हैं। ठीक है, मतलब कि एक तरफ से ट्रांसक्रिप्शन होकर के mRNA बन रहा है, और साथ में ही राइबोसोम्स आकर के प्रोटीन्स को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों प्रोसेसेस कपल्ड होते हैं, जिसकी वजह से एक सिंगल mRNA पर आपको मल्टीपल राइबोसोम्स देखने को मिल जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलीसोम्स। ठीक है, वहीं पर अगर आप यूकैरियोट्स में देखो तो ये दोनों प्रोसेसेस अलग अलग होते हैं। पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर mRNA बनता है, फिर mRNA से जो है वो फर्दर प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, एक mRNA है, एक ही ORF होता है, ओपन रीडिंग फ्रेम, और एक ही राइबोसोम आएगा, उसकी रीड करेगा और अकॉर्डिंगली प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो है वो पॉलीसोम्स नहीं होते हैं यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में आपको पॉलीसोम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बाल्बिनी रिंग्स का इससे भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब बचे लैम्ब्रश क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम, ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको समझ लेते हैं। लैम्ब्रश क्रोमोसोम को समझने के लिए ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स बेसिकली ये ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको आप मैमल्स में नहीं देख सकते। ठीक है, तो एक्सेप्ट मैमल्स, ये आपको किन में देखने को मिलेंगे, जो ग्रोइंग oocytes होते हैं, जैसे एम्फीबियंस हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इनके जो ग्रोइंग oocytes होते हैं इन एनिमल्स के, उनमें लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज कि आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, किस स्टेज में देखने को मिलेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग मियोटिक डिवीजन, उस टाइम पे जो प्रोफेज 1 होगा, प्रोफेज 1 में भी फर्दर आपको पता है कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसमें से कि डिप्लोटीन एक स्टेज होती है। तो डिप्लोटीन स्टेज में आपको लैम्ब्रश क्रोमोसोम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी खासियत ये होती है कि ये हाफ वाइवलेंट्स होते हैं। ठीक है, हाफ वाइवलेंट्स का मतलब है कि हर एक क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये है कि इसके पास लार्ज क्रोमेटिन लूप्स भी होते हैं, तो ये लूप्स आपको नजर आ रहे होंगे, दीज आर लूप्स। ठीक है, जो कि लेटरली एक्सटेंड है, इस तरफ को आप देख रहे हैं लेटरली एक्सटेंडेड है। ठीक है, क्योंकि ये आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए इस तरह से लूप्स बन जाती हैं। बेसिकली थोड़ा सा अनकोइल हो जाता है डीएनए इस टाइम पे, जिसकी वजह से क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप इसको देखोगे, जैसे ये लूप है, ये लूप आपको एक्सटेंड करके यहाँ पर एक लूप का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, किस तरह से ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब इसको हम इतना हाइप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आपको क्रोमोसोम की पूरी ऑर्गेनाइजेशन देखनी होती है कि कैसे सारा का सारा जीनोम जो है वो ऑर्गेनाइज है, कैसे वहां पर ट्रांसक्रिप्शन रन हो रही है, तो वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन या जीन एक्सप्रेशन कह लो। ठीक है,
जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, सो ड्यूरिंग म्योसिस वो सारा का सारा चीज कैसे हो रहा है उसको समझने के लिए लैम्ब्रस क्रोमोसोम काफी अच्छा सोर्स माना जाता है, इसलिए इसको स्टडी किया जाता है। दूसरा आ जाता है आपके पास पोलिटीन क्रोमोसोम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी खास बात ये है कि जब भी आप पोलिटीन क्रोमोसोम को देखोगे, इसके पास थाउजेंड्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स होंगे। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स होंगे। तो ये क्या प्रोवाइड कराता है, दिस प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब इसकी जो खास बात ये है वो ये है कि ये जो प्रोवाइड करा रहा है हाई लेवल ऑफ फंक्शन, ये कुछ सर्टेन टिश्यूज में ही करवाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो सेलिवरी ग्लैंड्स हो गए कुछ इंसेक्ट्स के। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने सेलिवरी ग्लैंड्स को लिया है, तो इंसेक्ट्स के जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें ये हाई लेवल ऑफ फंक्शन जो है वो शो करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास थाउजेंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, अब इसको एक टर्म से डिनोट किया जाता है, दैट इज जाइगेंटिक इंटरफेस क्रोमोसोम। अब इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है, एक तो ये बहुत बड़ा होता है, ऊपर से इंटरफेस में आपको इसको देख सकते हो। ठीक है, इसको पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इसको यूज किया जाता है, ताकि जो जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है पूरा का पूरा क्रोमोसोम का या पूरे जीनोम का, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के पूरे जीनोम का किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हुआ है या क्रोमोसोम किस तरह से पड़े हुए हैं, वो सब कुछ आप इसकी मदद से जान सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बाल्बिनी रिंग्स की। बाल्बिनी रिंग्स बेसिकली क्या होती हैं, पफ्स। अगर आपको सिर्फ एक वर्ड से इसको डिफाइन करना हो तो आप बोलोगे वो लार्ज पफ्स, ठीक है, जो कि पॉलीटीन क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। तो बाल्बिनी रिंग्स किसके ऊपर होंगी, पॉलीटीन क्रोमोसोम के ऊपर। तो ये लार्ज पफ्स होती हैं जो कि पॉलीटीन क्रोमोसोम पर पाई जाती हैं। और जैसे मान लीजिए कि ये आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम है, ठीक है, अब ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम होगा जहां पर आपको ये बाल्बिनी रिंग्स देखने को मिलेंगी, जहां पर भी आपको ये बाल्बिनी रिंग्स देखने को मिलेंगी, आपको एक चीज समझ आना है कि वो लोकेशन किसकी है, एक्टिव आरएनए सिंथेसिस की। ठीक है, तो जहां पर भी एक्टिव आरएनए सिंथेसिस हो रहा होगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन साइट्स होंगी वो जहां पर भी बाल्बिनी रिंग्स फॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये किस में रोल प्ले करते हैं, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हमें बताने के लिए। तो इससे हम ये भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि जो एक्टिव जीन है जहां से ये सब कुछ एक्सप्रेशन हो रहा है, आरएनए सिंथेसिस हो रही है, उसका बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए साइंटिस्ट इसका यूज करते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये होता कैसे, बाल्बिनी रिंग्स बनती कैसे हैं, तो जो क्रोमोनिमेटा होता है वो आपका अनकॉइल हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, अनकॉइल हो जाता है, तभी वहां पर क्या है, आरएनए सिंथेसिस हो सकती है, ट्रांसक्रिप्शन साइट्स आपको देखने को मिल सकती है। क्रोमोनिमेटा वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो एक तो इसको बोल देते हैं कि जीन कैरियर, जहां पे जीन्स लाई करती हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, सो बाल्बिनी रिंग्स जो है वो किस पे बनेगी, पॉलीटीन क्रोमोसोम पे बनती है, जो कि आपको इंटरफेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अ ह्यूमन मेल कैन इजैकुलेट एज मेनी एज 500 मिलियन स्पर्मेटोजोआ at one time. So how many spermatocytes would be involved in producing this number of spermatozoa? अब देखिए, डेवलपमेंट बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है, उसमें हम एक प्रोसेस पढ़ते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, उसमें एक चीज बहुत स्पेसिफाई कर दी जाती है कि एक जो स्पर्मेटोसाइट होता है, एक स्पर्मेटोसाइट बेसिकली 4 स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करता है। ठीक है, फिर फर्दर इन्हीं चारों में से हर एक 4 मतलब हर एक स्पर्मेटोजोआ एक स्पर्मेटिड
बनाता है। राइट। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूछा है कि 500 मिलियन स्पर्मेटोजोआ वन टाइम पे बन रहे हैं, और आपसे पूछा है कि इतने स्पर्मेटोसाइट्स, कितने स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो इतने स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए चाहिए, मतलब 500 मिलियन स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए कितने स्पर्मेटोसाइट की जरूरत पड़ेगी। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे। ठीक है, आपसे एक स्पर्मेटोसाइट जो है आपको ये पता है कि 4 स्पर्मेटोजोआ बनाता है। ठीक है, तो 500 स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे आप, 125 आंसर आएगा। तो मतलब ऑप्शन बी 125 मिलियन स्पर्मेटो साइट्स जो है वो आपको चाहिए 500 मिलियन स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है अ रिसेसिव म्यूटेशन वाज डिस्कवर्ड इन अ स्मॉल आइलैंड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, 1000 इंडिविजुअल्स। नाउ आपसे पूछा है द म्यूटेशन वाज ऑब्जर्व्ड इन द हिट्रोजाइगस स्टेट। म्यूटेशन कहाँ ऑब्जर्व हो रही है, हिट्रोजाइगस स्टेट में, एंड नेवर इन होमोजाइगस स्टेट। वट इज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उन्होंने पहले ही बता दिया है कि रिसेसिव म्यूटेशन है, तो मतलब अगर कोई जीनोटाइप इस तरह से है, इस फॉर्म में तो वो म्यूटेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि रिसेसिव है तो मतलब इस फॉर्म में, सॉरी ए है तो आप स्मॉल ए ले लीजिए, है ना, तो इस फॉर्म में होगी। अब उन्होंने बोला कि होमोजाइगस स्टेट में हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। किस स्टेट में दिख रही है, इस स्टेट में, हिट्रोजाइगस में, मतलब इस स्टेट में आपको वो देखने को मिल रही है म्यूटेशन। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि होमोजाइगस में वो नहीं देखने को मिल रही है, दैट मीन्स कि ये कोई लीथल म्यूटेशन है। क्यों, क्योंकि जिस भी इंडिविजुअल में इस तरह का रिसेसिव होमोजाइगस जो इंडिविजुअल होगा उसमें ये लीथल एक्ट करेगी जीन, और अल्टीमेटली वो इंडिविजुअल मर जाएगा, जिस वजह से वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन में दिखाई ही नहीं दे रही है। ठीक है, अब इस तरह की जो ऑर्गेनिज्म है उनमें वो म्यूटेशन है तो सही, लेकिन रिसेसिव फॉर्म है, दैट मीन्स कि वो अपना इफेक्ट वहां पर शो नहीं कर पा रही होगी। ठीक है, तो इस फॉर्म में जब वो होगी तो वो लीथल होगी, ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, जिसकी वजह से उसकी ऑब्जर्वेशन हमें नहीं दिख रही है इन होमोजाइगस स्टेट। ठीक है, और इस स्टेट में तो वो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो रिसेसिव म्यूटेशन है। तो अकॉर्डिंग टू दीज यहाँ से चूज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है रिसेसिव एलील इज लीथल इन होमोजाइगस स्टेट, तो ये बिल्कुल सही बात है, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है इन ह्यूमंस डाउन सिंड्रोम इज मेनली कॉज ड्यू टू 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ये तो आप सभी को पता है कि क्रोमोसोम नंबर 21 में जब ट्राइसोमी हमें देखने को मिलती है तो क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। अब इन्होंने एज्यूम किया है कि कंप्लीट रैंडमनेस हुई है क्रोमोसोम सेग्रीगेशन की। ठीक है, सो व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड progeny from the mating between a normal male and डाउन सिंड्रोम फीमेल। अच्छा, एक नॉर्मल मेल को किसके साथ मेट करवाया है, डाउन सिंड्रोम फीमेल के साथ। अब आपको रेशियो पूछिए कि डाउन सिंड्रोम कितने बच्चों में होगा और नॉर्मल चाइल्ड कितने होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, बहुत सिंपलीफाई करके अगर मैं आपको समझाऊं तो एक नॉर्मल मेल है, ठीक है, और एक डाउन सिंड्रोम वाली फीमेल है। अब एक जो एक्स्ट्रा कॉपी है उसको मैं एक्स से ही डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे, कि क्योंकि ये जो क्रोमोसोम नंबर 31 है इसमें ट्राइसोमी हुई होगी, तो मान लेते हैं कि ये जो ट्राइसोमी है वो इस एक्स में हुई है। ठीक है, कुछ इस तरह से समझ लेते हैं, आप इसको डिजीज समझ लेना। ठीक है, जैसे ही आप पनेट स्क्वायर ड्रॉ करोगे, पनेट स्क्वायर से आपको ये चीज क्लैरिफाई हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि दो बच्चों, अगर 4 बच्चे होते हैं उनमें से 2 जो होंगे, चाहे वो एक फीमेल होगी जो डिजीज होगी और एक मेल होगा जो डिजीज होगा, दोनों को सॉल्व करें तो 1:1 आपके पास आंसर आता है। सो दिस विल बी द आंसर। रेशियो कितनी रहेगी डाउन सिंड्रोम और नॉर्मल चाइल्ड की, 1:1। ठीक है, तो इस तरह से सिंप्लीफाई करके अगर आप इन क्वेश्चंस को करें तो ये बहुत ईजी होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है इन द आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस एंड इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस है ये एक तरह का टेस्ट होता है।
किसको टेस्ट करता है? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितना है उसको ये टेस्ट करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एबीजी टेस्ट। ठीक है, अब होता क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली क्या रिफ्लेक्ट करता है, इससे क्या पता चलेगा? इससे हमें एल्वियोलर, ठीक है, एल्वियोलाई सैक्स होते हैं हमारे लंग्स में, ठीक है, एल्वियोलर वेंटिलेशन का पता चलता है कि हमारे जो एल्वियोलाई सैक्स हैं वो कितने वेंटिलेटेड हैं, कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, उसका मतलब क्या है, वो एक ऐसी स्टेट है जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलर हाइपो वेंटिलेशन। ठीक है, एल्वियोलर हाइपो वेंटिलेशन का मतलब, हाइपो मतलब कम वेंटिलेटेड है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो। अगर पार्शियल प्रेशर कम है उस स्टेट को क्या कहेंगे, एल्वियोलर हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, तो ये कंडीशन बन जाती है। अब जब भी, अब क्योंकि क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर है, मतलब कि क्या कंडीशन बनी हुई है, आपके जो मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक है या एल्वियोलाई हैं उनमें एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन हुई पड़ी है। और ऐसी स्टेट में क्या कॉज होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, एक तो डिक्रीज्ड वेंटिलेशन हो जाएगी, वेंटिलेशन कम हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होगी, कम होगी स्टेट में। ठीक है, तो हाइपोवेंटिलेशन स्टेट होगी जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ गया है तो उस टाइम पे हमारी जो पीएच होती है ब्लड की वो डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से आप क्या बोलते हो, क्योंकि पीएच अगर डिक्रीज करती है तो एसिड्स, जितना ज्यादा पीएच कम होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन बनाता है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, सिंपल सा आंसर है कोरियोइड प्लेक्सस, आपको पता भी होगा इसके बारे में। एक बार समझ लेते हैं क्योंकि ये सारी टर्म्स आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, देखो जो कोरियोइड प्लेक्सस होता है वो एक तरह का एपिथेलियल स्ट्रक्चर है, एपिथेलियल स्ट्रक्चर है जो किसके अराउंड होता है, जो भी हमारे ब्रेन में कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, ठीक है, और कैपिलरीज हो गई, कैपिलरीज, ठीक है, इनको सराउंड किए हुए होता है वो। ठीक है, कैपिलरीज को और किसको, कनेक्टिव टिश्यूज को, इनके अराउंड में एक एपिथेलियल स्ट्रक्चर होता है, एपिथेलियल लेयर होती है जो इनको कवर करके रखती है, वो होती है कोरोइड प्लेक्सस। अब ये एपिथेलियल स्ट्रक्चर जो होता है या ये पूरी जो लेयर होती है, ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें कुछ मॉडिफाइड सेल्स होते हैं। ठीक है, कुछ मॉडिफाइड सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एपेंडाइमल, एपेंडाइमल सेल्स, या आप इनको कोरोइड सेल्स भी कह सकते हैं। ये बेसिकली सिक्रीट करते हैं हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रीट कर रहे हैं कौन, ये मॉडिफाइड सेल जिनको हम एपेंडाइमल सेल या फिर कोरोइड सेल्स कहते हैं। कहां पर होते हैं ये, एपिथेलियल स्ट्रक्चर जो कि इन कनेक्टिव टिश्यूज और कैपिलरीज को कवर करके रखता है। ठीक है, अब इनमें ऐसा क्या होता है, तो ये जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस के, इनके ऊपर बेसिकली इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। अब इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होती है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा सेल बायोलॉजी में। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट स्टफ राइट नाउ क्योंकि ये बहुत डीप चला जाएगा फिर। ठीक है, तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन स्पैनिंग भी होती है इस तरह से, ठीक है, या इस तरह से सिंगल भी ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो सब आप लोगों को पता है। अब ये वहां पर क्या काम करा रही हैं कि जो भी सल्यूट इसको चाहिए और जो वाटर
चाहिए उसको ये ट्रांसपोर्ट कर सकती है, ठीक है, आर पार जो है वो इससे जा सकता है वो। तो ये बेसिकली वहां पर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इन सेल्स में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से सोल्यूट वाटर अंदर बाहर जाता है और फिर फर्दर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो सिक्रीट होता है। और अगर इसके बारे में जाने तो जो ये क्रोइड प्लेक्सस होता है बेसिकली ये टाइट जंक्शंस से जुड़ा होता है, ठीक है, टाइट जंक्शन से ज्वाइन होता है, ठीक है, तो आपस में इस तरह से टाइट जंक्शंस बनते हैं, ठीक है, और वहां पर क्या है, एक आपने पहले भी सुना होगा ब्लड ब्रेन बैरियर बन जाता है या ब्लड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का बैरियर बन जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो ब्लड है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये उनको मिक्स नहीं होने देगा आपस में, ठीक है। तो इस वजह से ये क्योंकि ये टाइट जंक्शन बन जाते हैं तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर बन जाता है एक तरह का, ठीक है। अब ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पर बन रहा है ये बनने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ चेंजेस होती है जिनके ऊपर ये रिलाई करता है, जैसे कि कुछ ऑस्मोटिक चेंजेस, ठीक है, कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर का ग्रेडियंट वहां पर बनेगा, ठीक है, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट वहां पर होता है, ठीक है। तो इनके ऊपर ये रिलाई करता है, जैसे ही वहां पर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनेगा तभी ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो बनेगा, क्योंकि ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन सोल्यूट और वाटर को अंदर आने देंगे, है ना, बाहर निकालेंगे। तो इन चेंजेस के ऊपर ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रिलाई करता है, ये कॉन्टिन्यूसली नहीं बनता है हमारी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्केनोइड विलस की या विलाई की कह लो, या फिर इसको ग्रैन्युलेशंस भी कहते हैं, ठीक है। देखो प्लेक्सिस का तो कुछ रोल नहीं है यहाँ पे, होता ही नहीं है, तो ग्रैन्युलेशंस भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दीज आर आर्केनोइड ग्रैन्युलेशंस या आर्केनोइड विलाय कह लो आप, विलस कह लो आप, ठीक है। तो ये वो होते हैं। अब ये क्या होता है, ये स्मॉल प्रोट्रूजन्स होती हैं आर्केनोइड मैटर की, ठीक है, ये वाला आर्केनोइड मैटर जिसकी तीसरे नंबर पे सॉरी लास्ट नंबर पे बात की है। तो ये आर्केनोइड मैटर आउटर मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है, इस तरफ आउटर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, कहाँ पे, जहां पे ये ड्यूरा मैटर है। तो ड्यूरा मैटर के आउटर मेम्ब्रेन की तरफ जो है वो रहेगा कौन, आपका ये मैटर, ठीक है, आर्केनोइड मैटर, ठीक है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, आर्केनोइड विलाई के साथ। अब इसका काम क्या है, तो जितना भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बन रहा है, ठीक है, उसका ये बैलेंस मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये एक तरह का ईच वे वॉल्व बनाता है, ठीक है, मतलब ऐसे हमारे हार्ट्स में भी वॉल्व्स होते हैं ना, उस तरह से ये वॉल्व बनाता है। अब यहां से जो मतलब जो ये मैटर है, ठीक है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो इस सब आर्केनोइड स्पेस से होता हुआ, ये जो आपको सब आर्केनोइड स्पेस दिख रहा है ये ब्लू वाला, इस इस स्पेस से होता हुआ ये ड्यूरा मैटर की तरफ जाता है। लेकिन ये सिर्फ वन वे होता है, मतलब यहां से ये ड्यूरा मैटर की तरफ जा सकता है, ड्यूरा मैटर से ये वापस नहीं आ सकता है, ठीक है, तो ये वन वे होता है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता ये, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है, आर्केनोइड मैटर की बात कर लेते हैं। तो इसके बाहर वाली ब्लू से बाहर वाली लेयर आपको छोटी सी दिख रही होगी, ये व्हाइट वाली, ये है आपका आर्केनोइड मैटर, ठीक है। तो हमने एक बार बात की थी मेनिंजेस लेयर के बारे में। मेनिंजेस क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था मेनिंजेस वो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, ठीक है, 3 लेयर्स की होती है ये, और वो लेयर्स किसको प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे ब्रेन को और स्पाइनल को। तो उसमें से जो एक लेयर होती है वो ये आर्केनोइड मैटर होती है, ठीक है। तो एक लेयर इन मेनिंजेस जो होती हैं उसकी जो एक लेयर होती है बेसिकली ये तीनों मिल करके मेनिंजेस बनाती हैं, तो उसमें से एक जो है वो क्या है, आर्केनोइड मैटर है, ठीक है, इतना याद रखना है। और ये आर्केनोइड मैटर इस डायग्राम में तो आपको वेब लाइक नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसी तरह से इसको अपना नाम मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन कौन करता है, तो वो कोरोइड प्लेक्सस होगा, ठीक है। अगर आपसे मूवमेंट के बारे में पूछ लेता है कि कहां से कहां जाता है तो उस अकॉर्डिंगली आंसर चेंज हो जाएगा फिर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एक्सट्रिंसिक पाथवे इन ब्लड कोगुलेशन इज ट्रिगर्ड बाय द रिलीज ऑफ,
ठीक है, आपको बताना है कि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता है जब ब्लड कोगुलेशन होती है तो ये किससे ट्रिगर होता है। ठीक है, ब्लड कोगुलेशन का क्या मतलब है कि जैसे आपको कोई इंजरी हो जाती है तो थोड़ी देर बाद ब्लड बंद हो जाता है खुद ही नेचुरली। ठीक है, तो वो इसी एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक पाथवे की वजह से होता है। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में एक चीज और हम जान लेते हैं कि इसको हम टिश्यू फैक्टर पाथवे भी कहते हैं। अब इसी में आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा कि किसके रिलीज से ये ट्रिगर होता है, टिश्यू फैक्टर के रिलीज से ये ट्रिगर होता है। कैसे होता है वो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका काम क्या होता है, तो ये क्लॉट्स बनाता है ताकि जो आपकी बॉडी से ब्लड निकल रहा है उसको रोका जा सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये शुरुआत कैसे होती है, आपकी बॉडी को इंजरी हुई, आपको कहीं चोट लग गई। ठीक है, अब जैसे ही चोट लगेगी तो जो ब्लड वेसल्स होंगे, ठीक है, ब्लड वेसल से टिश्यू फैक्टर रहेगा। ये टिश्यू फैक्टर कौन सा होता है, सबसे पहला फैक्टर 3। ये फैक्टर 3 एक्सपोज होता है ब्लड को। ठीक है, एक्सपोज टू ब्लड। ठीक है, तो ये टिश्यू फैक्टर 3 सबसे पहले आता है। तो ये एक्सपोज होगा ब्लड को। अब ये जो फैक्टर होगा जैसे ही ये ब्लड के साथ एक्सपोज होगा ये हो जाएगा एक्टिवेट। इसकी एक्टिवेशन से क्या होगा, अब ये एक्टिवेटेड जो फैक्टर 3 है ये जाएगा और बाइंड करेगा, बाइंड टू फैक्टर 7। ठीक है, ये फैक्टर 7 ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके साथ कुछ कैल्शियम आयंस भी आकर के जुड़ जाएंगे। अब जब ये तीनों जुड़ेंगे, जैसे ही एक्टिवेटेड फैक्टर 3 आया, 7 के साथ जुड़ा प्लस कैल्शियम के कुछ आयंस जुड़ गए, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये फर्दर जाता है और एक्टिवेट करता है किसको, फैक्टर 10 को। ठीक है, अब ये काफी क्रूशियल स्टेप होता है यहाँ पे। ठीक है, काफी क्रूशियल स्टेप होता है। ये कॉम्प्लेक्स जो बना है ये फैक्टर एक्स को जाकर के एक्टिवेट करेगा। ठीक है, फैक्टर 10 को जाकर के एक्टिवेट करेगा। अब फर्दर ये फैक्टर 10 जो है ये कैल्शियम आयंस के साथ कंबाइन होता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स। अब इस प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स का भी एक इंपॉर्टेंट काम होता है। ये क्या करता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन किस फैक्टर को कहा जाता है, फैक्टर 2 को। ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स इस प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। अब लास्ट में क्या होगा, फाइब्रिन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये जो थ्रोम्बिन है ये फर्दर जाएगा और जो आपका फैक्टर 1 है जिसको हम फाइब्रिनोजन कहते हैं। ठीक है, फाइब्रिनोजन ये होता है फैक्टर 1। इस फैक्टर 1 को ये कन्वर्ट करेगा किसमें, फाइब्रिन में। और ये फाइब्रिन सबसे लास्ट में मैश फॉर्म करता है। इस मैश में जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं ये ट्रैप हो जाते हैं और फाइनली क्लॉट फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एक्सट्रिंसिक पाथवे काम करता है। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि ये इंट्रिंसिक पाथवे से काफी क्विकर होता है, बहुत जल्दी काम करता है। ठीक है, तो इसको जो स्टिमुलाई एक जो होता है वो होता है एक्सटर्नल ट्रॉमा। ठीक है, जब तक इसको एक एक्सटर्नल ट्रॉमा नहीं मिलेगा, कोई इंजरी नहीं होगी, तो ये फटाफट से एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, और अगर ब्लड कोगुलेशन को ट्रिगर करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या रिलीज होगा, टिश्यू फैक्टर 3 सबसे पहले रिलीज होता है।
फिर ये एक्सपोज होता है ब्लड के साथ, एक्टिवेट होता है, फिर ये फर्दर फैक्टर 7 के साथ जाके बाइंड करता है। फैक्टर 7 ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट होता है। कैल्शियम आयंस के साथ मिल करके ये तीनों एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फर्दर एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को, जो फर्दर कैल्शियम आयंस के साथ मिल करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स। अब जो प्रोथ्रोम्बिन हमारे ब्लड में ऑलरेडी होगा उसको हम बोलते हैं फैक्टर 2। ठीक है, फैक्टर 2 आएगा और थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा। फिर थ्रोम्बिन जो होता है वो फैक्टर 1 फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में, और फाइब्रिन जो है वो मैश फॉर्म करता है जिसमें ये ब्लड सेल्स ट्रैप हो जाते हैं और फाइनली क्लॉट बन जाता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पाथवे जो है वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इन एन ऑर्गेनिज्म इफ द नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 8, हाउ मेनी क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल एट द एंड ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस 1 के एंड में कितने क्रोमेटिड्स होंगे हर एक डॉटर सेल में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर मैं आपको कहूं कि ये ह्यूमन सेल है, ठीक है, इसका जो डिप्लॉयड होता है ये, ठीक है, 2n स्टेज होती है। अगर ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, मियोसिस होती है इसमें, तो इसमें n और n इस तरह से ये डिवाइड होते हैं जैसे हमारे गोनैड्स बनते हैं। सेम यहीं पे यहाँ पे पूछा है कि ये जो डिप्लॉयड नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर है क्रोमोसोम का वो है 8। ठीक है, अब मियोसिस 1 होता है तो ये दो डॉटर सेल्स में आपस में डिवाइड हो जाएगा, तो एक डॉटर सेल को कितने मिलेंगे 4 क्रोमोसोम्स। अब क्योंकि एक क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं, तो 4 के पास कितनी हुई 8। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी 8। अब यही अगर आपसे मियोसिस 2 के एंड में पूछा होता तो ये फर्दर दो और डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता। ठीक है, तो दो दो हर एक सेल में जाते, और एक क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, तो उस केस में 4 आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम इज नॉट कॉमनली इन्वॉल्व इन रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन समझ लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन होता है ये सिर्फ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में होता है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स 13, 14, 15, 21, 22 एंड वाई क्रोमोसोम। ठीक है, क्या होता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक जिसकी बहुत छोटी एक आर्म हो और एक बड़ी आर्म हो। ठीक है, अब ये जो छोटी आर्म और बड़ी आर्म है इसमें क्या होता है कि जो छोटी आर्म है उसको हम क्या बोल देते हैं, जो शॉर्टर वाली है वो होगी हमारी पी आर्म, और जो लॉन्गर वाली है वो हमारी होगी क्यू आर्म। ठीक है, तो जब भी ऐसे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन होती है तो इस तरह के जो दो क्रोमोसोम होते हैं उनकी ये जो दो लॉन्गर आर्म्स हैं ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं और एक बड़ा सा क्रोमोसोम बना लेती हैं। तो नॉर्मली अब जो 46 क्रोमोसोम्स होने थे एक नॉर्मल पर्सन में, ऐसी ट्रांसलोकेशन की वजह से 45 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखना ये है कि एक तो रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन की वजह से 45 क्रोमोसोम्स रह गए, और ये जो कॉमन ट्रांसलोकेशन हैं ये होती किस किस के बीच में है, जैसे कि अगर आप कॉमन ट्रांसलोकेशन देखोगे तो 14 और 13 के बीच में आपको देखने को मिलेगी, 14 और 21 के बीच में काफी कॉमन है, और रेयर टाइप ऑफ ऐसी ट्रांसलोकेशन आपको 15 और 22 के बीच में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा और आपको बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलेंगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा क्रोमोसोम जो है वो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो अगर 13, 14, 15, 21, 22 ये सारे इन्वॉल्व होते हैं तो कौन सा नहीं होगा, क्रोमोसोम नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच सेल कंपोनेंट इज स्टेन्ड बाय सुप्रावाइटल स्टेनिंग इन रेटिकुलोसाइट्स। सबसे पहले तो सुप्रावाइटल स्टेनिंग को समझ लेते हैं क्या होता है ये। ठीक है, जब भी आपको एग्जामिन करना हो लिविंग सेल्स को
outside the body of organism, तो आप सुप्रावाइटल स्टेनिंग करते हो। ठीक है, इसकी खास बात यही होती है कि ये सेल्स को स्टेन करती है आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, अब इससे आप क्या क्या चीजें देख सकते हो, तो जितने भी सेल है, सेल के बीच में जितने भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, कोई न्यूक्लियस है, कोई बेसिकली रेटिकुलोसाइट्स में तो न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है या वहां पे ईआर है, तो जितना भी वेसिकल ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी वहां पे फंक्शन हो रहे हैं एक लाइव सेल में, वो सब कुछ आप देख सकते हो, वो सब कुछ आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे दिया हुआ है आपको कि स्टेनिंग की है किसकी, रेटिकुलोसाइट्स की। तो स्टेन्स कौन कौन से यूज करते हैं यहाँ पे, तो जो स्टेन्स हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, मिथाइलिन ब्लू हो गया, उसके बाद ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू। ठीक है, तो ये दो कॉमनली यूज डाई हैं जो इसमें यूज की जाती हैं। अब रेटिकुलोसाइट्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो रेटिकुलोसाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, इमेच्योर आरबीसी। ठीक है, आप सबको पता है कि आरबीसी कहाँ बनते हैं, हमारे बोन मैरो में। अब बोन मैरो में आरबीसी बनता है और ये वहां से हो जाते हैं रिलीज। रिलीज किस फॉर्म में होंगे, इमेच्योर फॉर्म में, और 2 डेज तक, ठीक है, अप्रोक्स 2 डेज तक ये हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं इमेच्योर फॉर्म में ही, और आफ्टर 2 डेज के बाद ये मेच्योर हो पाते हैं। तो ये जो इमेच्योर वाले हैं इनको आप क्या कहेंगे, रेटिकुलोसाइट्स कहेंगे। ठीक है, अब जो साइंटिस्ट होते हैं वो रेटिकुलोसाइट्स को चूज क्यों करते हैं, एक तो सबसे अच्छी बात इनकी, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। दूसरा कि क्योंकि ये इमेच्योर होते हैं तो इनमें पूरी की पूरी जो ट्रांसलेशन मशीनरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मशीनरी इनके पास पूरी की पूरी पड़ी होती है, जिससे आप जितने भी मतलब कौन कौन से प्रोटीन्स ट्रांसलेट हुए हैं, क्या क्या वहां पर उस दौरान हुआ है, वो सारी चीजें आपको इस ट्रांसलेशन मशीनरी से पता चल सकती हैं। तो उसको स्टडी करने के लिए रेटिकुलोसाइट्स को चूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो स्टेन्स होते हैं, क्या ये पूरे सेल को स्टेन कर देते हैं, नहीं, ये सिर्फ स्टेन करेंगे किसको, स्टेन ओनली रेटिक्यूलोफिलामेंटस पैटर्न। किसका पैटर्न, राइबोसोम का, क्योंकि जितनी भी ट्रांसलेशन हुई होगी वो किसने की है, राइबोसोम्स ने की है। तो ये वहां पे जितना भी फिलामेंटस पैटर्न है राइबोसोम्स का उसको स्टेन कर देते हैं। ठीक है, किसमें, लाइव और इमेच्योर रेड सेल्स में। ठीक है, तो वहां से आपको इनके बारे में जो है वो पूरी मशीनरी मिल जाएगी, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, कौन कौन सी प्रोटीन्स बनती हैं, कैसे कैसे बनती हैं। तो ये सारा कुछ जो पता चला साइंटिस्ट को, तो वो इसी वजह से, इसी तरह से पता चला। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स को जो है वो स्टेन करती है सुप्रा वाइटल स्टेनिंग रेटिकुलोसाइट्स में। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच पार्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप दैट हेल्प्स इन गैदरिंग एंड फोकसिंग लाइट रेज ऑन द स्पेसिमेन टू बी व्यूड। आई थिंक सबको ये आंसर पता होगा कि कंडेंसर लेंस ये काम करता है। तो ये है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक बार थोरोली डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये आई पीस है, ठीक है, आई पीस के बाद ये रहा ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये सारे इसके एडजस्टमेंट के लिए हैं, हेड पोर्शन होता है, देन एक आर्म होती है जो हेड को और स्टेज को कनेक्ट करती है, फिर ये रहा स्पेसिमेन स्टेज, उसके बाद ये कुछ क्लिप्स हैं जो कि आपकी स्लाइड को होल्ड करते हैं, इसके बाद यहाँ पर ये रहा अपर्चर, ठीक है, जहां से लाइट क्रॉस होकर स्लाइड पे गिरती है, नीचे होता है कंडेंसर लेंस जो कि नीचे से आ रही है इल्यूमिनेटर से लाइट सोर्स को यहाँ से ऐसे कंडेंस करता है और फोकस करके पूरा स्लाइड पर गिराएगा। ठीक है, तो ये बेस है, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट है, लाइट स्विच है ना। पहले के जो माइक्रोस्कोप्स होते थे उनमें यहाँ पे नीचे मिरर होता था, तो लाइट आती थी और रिफ्लेक्ट करके इस तरह से गिरती थी।
तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा था कि गैदर कौन कर रहा है लाइट को और फोकस कौन कर रहा है लाइट को। तो ये लाइट को गैदर कौन कर रहा है, कंडेंसर लेंस, और ये फोकस करके स्पेसिमन पे गिरा रहा है। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव लेंस भी होता है यहाँ पे, मैग्नीफाइंग लेंस भी होते हैं, ठीक है, जिसको आईपीस लेंस भी बोल देते हैं। तो बेसिकली जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें 2 मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं। एक तो है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा होता है आपका आईपीस, ठीक है। दोनों का काम समझते हैं, दोनों का काम क्या है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ पे लगा हुआ है, ये रहा नीचे, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट्स निकलेंगी सैंपल से टकरा करके वो कहाँ जाएंगी, ऑब्जेक्टिव लेंस में। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या कर रहा है, आपकी जो मैग्नीफाइड इमेज है उसको कैप्चर करेगा। तो मतलब ये है कि ये जो आपकी रियल इमेज होगी उसको ये कैप्चर करेगा। लेकिन क्योंकि ये इतनी छोटी चीज होती है जो आप स्लाइड पे डाल रहे हो, इसको नॉर्मल आंखों से देखना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो। तो आप चाहते हो कि ज्यादा मैग्निफिकेशन मिले, इसीलिए ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद दूसरा मैग्नीफाइंग लेंस होता है आपका ओक्यूलर लेंस यानी कि आईपीस, ठीक है। तो आईपीस लेंस जो है वो आपको फर्दर मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है, ठीक है। तो ये आपको और मैग्नीफाइड इमेज शो करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि रियल इमेज कौन दिखाएगा, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के पास रियल इमेज होती है, और मैग्नीफाइड इमेज कौन दिखा रहा है, आई पीस दिखा रहा है, जो कि आप जो देखते हो वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। कंडेंसर लेंस आपको पता है कि लाइट को गैदर करेगा और फोकस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है TAE बफर कॉमनली यूज्ड फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। बेसिकली आपसे इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछे हैं इसके कि किस किस को मिला के बनता है। तो TAE बफर बनता है ट्रिस से, EDTA से और एसिटिक एसिड से। अब जो TAE बफर होता है इसका काम क्या होता है, तो बेसिकली एक तो ये पीएच सेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं कहूं कि जो ट्रिस एसीटेट है, इसमें जो ट्रिस है ये तो आपकी हेल्प कर देगा पीएच सेट करने में क्योंकि बफर है। एसीटेट क्या है, एसीटेट है एसिटिक एसिड, मतलब कि वो एक इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस देता है, कंडक्टेंस देता है, ठीक है। अब आपने इस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि नेगेटिव वाली साइड से क्या है, पॉजिटिव वाली साइड को माइग्रेट करता है डीएनए। तो मतलब वहां पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होनी चाहिए, तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कौन देता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। पीएच मेंटेन कौन करता है, ट्रेस। उसके बाद ईडीटी का क्या काम है, आपको सबका पता होगा कि ये होता है हमारा चिलेटिंग एजेंट। ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखो जो डीएनए होता है वो बहुत ही मतलब बहुत ही लेबाइल होता है, क्योंकि इसको डीएनए जो कि हर कहीं आपको मिल जाएगा, वो डीएनए इसको बहुत जल्दी डिग्रेड कर देता है। अब हम चाहते हैं कि एटलीस्ट जब तक हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है तब तक ये डीएनए डिग्रेड ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ईडीटीए डाल देते हैं। क्योंकि जो ये डीएनए या न्यूक्लियस होते हैं बेसिकली, ये मोस्टली होते हैं मेटल डिपेंडेंट। मेटल डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि इनको काम करने के लिए डाइवेलेंटाइंस की जरूरत पड़ती है एज अ कोफैक्टर, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो गया, Mg2 पॉजिटिव हो गया, तो ये डाइवेलेंट कैटाइंस को जब तक इनको ये कोफैक्टर नहीं मिलेगा ये काम नहीं कर सकते। चिलेटिंग एजेंट क्या काम करता है, जा करके इन डाइवेलेंट आयंस को चिलेट कर देता है। अब क्योंकि ये चिलेट हो गया तो ये जो न्यूक्लियस है ये इनको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा और ना ही डीएनए को डिग्रेड कर पाएगा। तो डीएनए को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए ईडीटीए हम डालते हैं, ठीक है। तो टीएई बफर का ये 3-4 जो है वो काम है, और इनको आप कोई भी न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए या आरएनए किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है अ पीस ऑफ डीएनए वाज एनालाइज्ड एंड 15% ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड्स वर एडेनिन, व्हाट परसेंटेज वुड बी यूरेसिल। बहुत इजी क्वेश्चन, डीएनए में यूरेसिल होता ही नहीं है, तो दैट मीन्स आंसर विल बी 0%। ठीक है, यूरेसिल होता है आरएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वुड बी द बेस्ट टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन अ सैंपल। अगर आपको प्रोटीन को क्वांटिफाई करना है तो आप कौन सा टेक्निक यूज करोगे। तो बेसिकली प्रोटीन को क्वांटिफाई करने के लिए हम ब्रैडफोर्ड ऐसे करते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं क्या होता है। क्या मेजर करेगा ये, बेसिकली ये मेजर करता है कलर चेंज। ठीक है, कितना सैंपल में कलर चेंज हुआ है उसको ये डिटेक्ट कर लेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कितनी प्रोटीन कंसंट्रेशन है। तो जितना ज्यादा कलर चेंज उतना ज्यादा प्रोटीन कंसंट्रेशन उसमें होगा। होता क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड्स लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि HRK हो गए, ठीक है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ये सब। ठीक है, तो बेसिक अमाइनो एसिड लिया आपने, किसके साथ कंबाइन किया उसको, डाई के साथ। डाई होती है कोमेसिव ब्लू। ठीक है, अब इसको आपने किसके अंदर रखा, एसिडिक कंडीशंस में। अब एसिडिक कंडीशंस देने के बाद आप क्या नोट करोगे, कलर चेंज, कितना कलर चेंज हो रहा है। अब कलर चेंज होगा कैसे, पहले तो सैंपल रहेगा ब्राउन, ब्राउन से कितना वो ब्लू टर्न हो गया, इसको आप रिकॉर्ड कर लोगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी कंसंट्रेशन है प्रोटीन की। ये कलर चेंज आप कैसे डिटेक्ट करोगे, तो हमारा प्यारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप यूज करोगे। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आपने रीडिंग्स ले ली। ठीक है, और फिर इन रीडिंग्स को आप किससे कंपेयर करते हो, स्टैंडर्ड से। ठीक है, तो होगा क्या, आप बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन का स्टैंडर्ड पहले से ही बना लोगे, स्टैंडर्ड कर्व बना लेते हैं बेसिकली। तो ये तो हमारे नॉन कंसंट्रेशन होगी ना, ये तो हमें पहले से ही पता होगा, तभी हमने इसका स्टैंडर्ड बनाया है। तो अब जब आपके पास जो अननोन सैंपल है उसमें आप ये कलर चेंज देखना चाहते हो, आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से रीडिंग्स ली, और इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की रीडिंग्स को आप किससे कंपेयर करोगे, BSA के स्टैंडर्ड से। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि अननोन कंसंट्रेशन क्या रही होगी। तो इस तरह से आप डिटेक्ट करते हो। ठीक है, अब जैसे ही आपने BSA स्टैंडर्ड कर्व बनाया होगा, आपने कुछ इक्वेशन ड्राइव की होगी, फिर आपने उस अननोन कंसंट्रेशन को कैलकुलेट किया होगा इसी इक्वेशन की मदद से। ठीक है, और पूरा का पूरा जो एब्जॉर्बेंस आई उसको आप कंपेयर करके कंसंट्रेशन निकाल लोगे। ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग तो आप सभी को पता ही होगा कि डीएनए के क्वांटिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो डीएनए के लिए सदर्न ब्लॉटिंग यूज होगा। ठीक है, आरएनए के लिए उसी तरह से नदन ब्लॉटिंग यूज होता है। क्वांटिटेटिव पीसीआर है, आपको सबको पता है कि रियल टाइम पीसीआर होता है। ठीक है, इसकी हम ऑलरेडी बात कर भी चुके हैं, रियल टाइम पीसीआर। ठीक है, तो एम्पलीफिकेशन होती है इसमें टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल की, और ये आपको रियल टाइम क्वांटिफिकेशन देता है कि इस टाइम पे एग्जैक्टली क्या कितना क्वांटिफाई हुआ है डीएनए। को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन भी कुछ इसी तरह की एक सिंपल सी टेक्निक है। इसमें हम एंटीबॉडीज को लेते हैं, और ये एंटीबॉडी पर्टिकुलरली प्रोटीन के स्पेसिफिक होती है, जिस प्रोटीन को आप ढूंढना चाहते हो। ठीक है, जैसे आप BSA को ढूंढना चाहते हो एक सैंपल में, तो एक BSA के स्पेसिफिक आप एंटीबॉडी सैंपल में डाल दोगे। अगर उस सैंपल में BSA होगा तो ये जाकर के उसके साथ बाइंड कर जाएगी, और बाइंड करने के बाद ये प्रेसिपिटेट हो जाएगी। तो जितना ज्यादा प्रेसिपिटेशन उतना ज्यादा वो प्रोटीन जो है वो वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, बट ये इतना ज्यादा प्रिसाइज आपको मतलब रिजल्ट्स नहीं देते हैं, इसलिए इसको यूज कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन मॉडिफिकेशन दैट कैन इनिशिएट द डिग्रेडेशन ऑफ मॉडिफाइड प्रोटीन। आपसे पूछा है कि अगर ये कोई प्रोटीन है, इसके ऊपर कोई मॉडिफिकेशन ऐसी होगी, ऐसी मॉडिफिकेशन जिससे अब ये प्रोटीन क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी मॉडिफिकेशन कौन सी होती है, जब यूबिक्विटिन प्रोटीन जो है वो किसी प्रोटीन के ऊपर आकर के लग जाती है। अब सेल को पता होता है कि इस प्रोटीन को कहाँ भेजना है, डिग्रेडेशन के लिए भेजना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूबिक्विटिनेशन। ठीक है,
ये एक तरह की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं जिसमें यूबिक्विटिन प्रोटीन अटैच हो जाती है सबस्ट्रेट प्रोटीन के साथ और फिर उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। उसी तरह से पाल्मिटोलाइजेशन होती है। पाल्मिटोलाइजेशन में क्या होता है कि जो बेसिकली जैसे मान लेते हैं पाल्मिटिक एसिड है आपके पास, ठीक है। अब ये पाल्मिटिक एसिड क्या है? फैटी एसिड है। इस फैटी एसिड का बाइंडिंग किसके साथ होगा? प्रोटीन के साथ, ठीक है। कौन सी प्रोटीन होती है ये? बेसिकली मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इस प्रोटीन का जो सिस्टीन रेजिड्यू रहेगा उसके साथ बाइंडिंग होती है। मतलब पाल्मिटिक एसिड का जो ये फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड किसके साथ बाइंड करेगा? प्रोटीन के सिस्टीन रेजिड्यू के साथ बाइंड करेगा। ये प्रोटीन कौन सी होगी? मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी। और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उसको हम कहते हैं पाल्मिटोलाइजेशन। कहां कहां पर ये होता है? तो जितनी भी इंट्रासेल्युलर ट्रैफिकिंग हो रही है, ठीक है, सामान यहां से वहां जा रहा है सेल में, वो पाल्मिटोलाइजेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। इंट्रासेल्युलर ट्रैफिकिंग के लिए मतलब जैसे ये सेल है, अब इस सेल के अंदर किसी प्रोटीन को जाना है या किसी भी चीज को जाना है, तो ऑलरेडी यहाँ पर इसके सेल सरफेस पे, मेम्ब्रेन के सरफेस पे क्या है? पाल्मिटोलाइजेशन हुई पड़ी है, जिसकी वजह से ये अलाउ कर देगा कि हाँ आप अंदर जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मिस्टलाइजेशन। मिस्टलाइजेशन होती है एक तरह की लिपिड मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? जैसे आपके पास मेरिस्टिक एसिड है, ठीक है। अब इस मेरिस्टिक एसिड के पास मेरिस्टोल ग्रुप होता है। ये मेरिस्टोल ग्रुप कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कोवलेंटली अटैच हो जाता है किसके साथ? एन टर्मिनल ग्लाइसिन रेजिड्यू के साथ, ठीक है। तो ग्लाइसिन के एन टर्मिनल के साथ, ठीक है, कोवलेंटली अटैच हो जाता है, जिसको बेसिकली हम अमाइड बॉन्ड कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, अमाइड बॉन्ड, ठीक है। तो जब मेरिस्टोल ग्रुप मेरिस्टिक एसिड का ग्लाइसिन के एन टर्मिनल के साथ जाकर के जुड़ जाएगा, अमाइड बॉन्ड बनेगा, उसको हम कहते हैं मेरिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये प्रोटीन बाइंडिंग को प्रमोट करता है, ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग को प्रमोट करता है। तो क्या होगा? जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था? जैसे ये सेल था, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। ईआर में प्रोटीन को जाना है, ईआर से बाहर आना है, ठीक है, उसके बाद गोल्जी में जाना है, तो ये वहां पर सारी पाल्मिटाइलेशन हो रही है, ठीक है। अब ये जो पाल्मिटाइलेशन हो रही है, ये तो सेल के अंदर है, लेकिन बाहर से कैसे आएगा? तो मेरिस्टलाइजेशन इसमें हेल्प करता है। कोई प्रोटीन है, उसको बाहर से यहाँ पर अंदर एंटर होना है, ठीक है, कोई बायोलॉजिकल फंक्शन ऐसा परफॉर्म करना है सेल को जिसके लिए इस प्रोटीन की जरूरत है। तो इसका अपटेक में कौन हेल्प करेगा? इसकी अपटेक में हेल्प करेगा मेरिस्टलाइजेशन, ठीक है। मेरिस्टलाइजेशन की वजह से ये प्रोटीन जो है वो अंदर जाएगा, ठीक है, सेल जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है ग्लाइकोलाइजेशन। मेरे को पता है कि ये तो आप सबको पता ही होगा। जैसे मान लेते कि कोई डोनर है, वो डोनर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होगा कोई। अब ये कार्बोहाइड्रेट किसके ऊपर अटैच हो जाएगा? जो OH ग्रुप होगा या फिर कोई और फंक्शनल ग्रुप ले लीजिए। ये फंक्शनल ग्रुप किसका? एक्सेप्टर का। जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये दोनों आपस में अटैच होंगे और एक ग्लाइको कॉन्जुगेट बनेगा, ग्लाइको कॉन्जुगेट बनेगा, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इफ अ डबल स्ट्रैंड ब्रेक इज नॉट रिपेयर्ड ड्यूरिंग G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल, व्हाट टाइप ऑफ रेप्लिकेशन
error would result during S phase at the site of double strand break। ठीक है, कि एक डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो गया है, ये ब्रेक G1 फेज में रिपेयर नहीं हुआ, तो S फेज में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। सिंपल सी बात है, जो रेप्लिकेशन फोक है वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं क्या होता है। देखो, अगर कहीं पर इस तरह का डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल साइकिल वहीं पर अरेस्ट हो जाती है। लेकिन इस केस में इन्होंने कहा है कि चलो G1 फेज में नहीं हुआ जो रिपेयर, और सेल जो है वो एस फेज में पहुंच गया है, तो अब क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेप्लिकेशन फोक तो कोलैप्स हो जाएगा। और जब भी कभी ऐसी कंडीशन बनती है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक आता है, तो एटीएम, एटीआर, इस तरह के जो चेक पॉइंट्स होते हैं, चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2, ये एक्टिवेट हो जाते हैं सेल में। ठीक है, जिसकी वजह से सेल साइकिल अरेस्ट हो जाती है। सेल साइकिल अरेस्ट होने का मतलब क्या है, अब सेल के पास दो ऑप्शन है, या तो डैमेज को रिपेयर कर लो। ठीक है, अगर डैमेज रिपेयरेबल है तो सेल डैमेज को रिपेयर करेगा और सेल साइकिल को कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर ये अनरिपेयरेबल है, कि ये जो डैमेज है ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो उस टाइम पे सेल एपोप्टोसिस करा देता है। एपोप्टोसिस, ठीक है, सेल एपोप्टोसिस में चल जाएगा, उस सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ टोटल आरएनए कंटेंट इन अ सेल इज मैसेंजर एमआरएनए। ठीक है, मतलब आपसे पूछा है कि एक सेल है, सेल के बीच में टोटल आरएनए कंटेंट होता है, उसमें से एमआरएनए कितने परसेंट होता है वो आपको बताना है। तो बेसिकली एक सेल में टोटल एमआरएनए कंटेंट होता है 10 to 30 पिकोग्राम। ठीक है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द आरएनए कौन सा होता है, या तो टीआरएनए होगा या फिर आरआरएनए होगा। तो बचा एमआरएनए, एमआरएनए होता है लगभग 1 to 5%। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 2 to 5% विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अ साइंटिस्ट has been working with the new species of plant. He found that there are two separate genes. कितनी genes हैं, दो separate genes हैं, which segregate according to standard Mendelian genetics। ठीक है, किसके accordingly वो segregate हुए, Mendelian genetics के, that are capable of producing same phenotype। ठीक है, और वो same phenotype दे रहे हैं, चाहे वो A है चाहे वो B gene है। A single dominant allele from either gene confers red coloration। मतलब अगर ए डोमिनेंट है या बी डोमिनेंट है, दोनों में से कोई भी डोमिनेंट है तो भी क्या कलर आ रहा है, रेड कलर आ रहा है। ठीक है, विदाउट एनी डोमिनेंट एलिल, अगर डोमिनेंट एलिल नहीं है तो फ्लावर क्या कलर दे रहा है, व्हाइट कलर दे रहा है। इफ ही क्रॉसेस टू प्लांट हेट्रोजाइगोट्स फॉर बोथ ट्रेट्स, what will be the resulting phenotypic ratio of the offspring। अब इन्होंने बोला है कि आपने हिट्रोजाइगोट्स को, दोनों जो प्लांट्स को मेट करवाया है, दोनों हिट्रोजाइगोट्स थे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो हिट्रोजाइगोट्स कुछ इस तरह से रहे होंगे। ठीक है, अब जब आप इनका पनेट स्क्वायर बनाओगे, ठीक है, जब आप पनेट स्क्वायर बनाओगे तो कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक फिनोटाइप तो ऐसा होगा जिसमें यहाँ पर बड़ा ए भी हो सकता है, कैपिटल ए, या फिर स्मॉल ए भी हो सकता है, या स्मॉल बी भी हो सकता है, या इसकी जगह कुछ इस तरह का फिनोटाइप भी हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में है, तो 9 आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिनका फिनोटाइप कुछ ऐसा होगा, जिसमें 2 डोमिनेंट जीन्स होंगी। ठीक है, और ये क्या कलर दे रही होंगी, रेड। नेक्स्ट जो आपको फिनोटाइप मिलेगा उसमें कोई एक जो है वो आपके पास डोमिनेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जीनोटाइप भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर ए डोमिनेंट है और उन्होंने बोला कि कोई एक भी डोमिनेंट आ रहा है तो भी क्या है, रेड कलर आएगा। तो इस तरह का 3 फिनोटाइप आपको मिलेंगे। जब आप ये पुनेट स्क्वायर बनाओगे तो आपको कुछ इस तरह के फिनोटाइप मिलेंगे। अब सेम यही केस यहाँ पर दोहराया गया है।
ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा बी भी हो सकता है, स्मॉल बी भी हो सकता है। इस तरह के भी आपको 3 फिनोटाइप मिलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर एक बी जो है वो डोमिनेंट है, तो यहाँ पर रेड कलर मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में एक फिनोटाइप ऐसा होगा जो आपको पूरा का पूरा रिसेसिव मिलेगा। तो एक फिनोटाइप ऐसा होगा जो कैसा होगा, व्हाइट होगा। अगर आप इनको ऐड कर लो 9 + 3 + 3, तो 15 फिनोटाइप्स ऐसे होंगे जो रेड कलर के होंगे, और एक फिनोटाइप ऐसा होगा जो व्हाइट कलर का होगा। तो आपको ये रेशो मिलेगी 15 रेड रेशो व्हाइट, 1 व्हाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इन स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग हाउ मेनी सेट्स ऑफ फिश प्रोब्स आर यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो ये तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में, कैरियोटाइप क्या होता है। कैरियोटाइप देखिए, जो जनरल अपीयरेंस होती है, ठीक है, जनरल अपीयरेंस, ठीक है, पूरे के पूरे कंप्लीट क्रोमोसोम की एक सेल में। ठीक है, अब जनरल अपीयरेंस से क्या मतलब है कि उनका साइज कैसा है, क्या नंबर है, ठीक है, शेप कैसा है, ये सारे के सारे जनरल अपीयरेंस में आ जाता है। तो जब आप एक क्रोमोसोम को, ठीक है, कंप्लीट क्रोमोसोम को सेल्स में देख रहे हो, उनका साइज देख रहे हो, उनका नंबर देख रहे हो, उनका शेप देख रहे हो, दैट मीन्स आप क्या चेक कर रहे हो, कैरियोटाइप कैसा है उसका, वो चेक कर रहे हो। ठीक है, तो उसको कैरियोटाइप कहा जाता है, जनरल अपीयरेंस को। अब दो तरह के कैरियोटाइपिंग होती है, एक होती है आपके पास कन्वेंशनल, और दूसरी होती है आपके पास स्पेक्ट्रल। तो जो कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग होती है, इसमें आप इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअल के सेट ऑफ क्रोमोसोम को एग्जामिन करते हो, जिसमें आप कैसे एग्जामिन करोगे, या तो पेयरिंग करोगे या तो ऑर्डरिंग करोगे। ठीक है, तो पेयरिंग एंड ऑर्डरिंग को यूज करके आप इंडिविजुअल के क्रोमोसोम्स के सेट को एग्जामिन करते हो। ठीक है, तो ये तो काफी पुराना मेथड है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आप लाइट माइक्रोस्कोप का यूज कर लेते हैं, ठीक है, फोटोग्राफी का यूज कर लेते हैं, जिससे आप क्या क्रिएट कर पाते हैं, एट लास्ट एक करियोग्राम बना लेते हैं, करियोग्राम। लेकिन स्पेक्ट्रल में क्या होता है, एक तो इससे आप एबनॉर्मेलिटीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, दूसरा ये इससे काफी टाइम सेविंग होता है, कन्वेंशनल से काफी ज्यादा टाइम सेविंग होता है, क्योंकि इसमें आप क्रोमोसोम स्पेसिफिक मल्टी कलर फिश टेक्निक को यूज करते हो। ठीक है, जिससे आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि आप एबनॉर्मेलिटीज का भी पता चला सकते हो। अब फिश टेक्निक क्या होती है, फिश इज व्हाट, फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इसमें किया जाता है, जिसमें होता क्या है कि आप फ्लोरेसेंट प्रोब्स को बना लेते हो। ठीक है, अब ये प्रोब्स जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड के पर्टिकुलर पार्ट पे जाकर के ही बाइंड करेगी। ठीक है, किस पर्टिकुलर पार्ट पर, जहां पर उसको सिमिलर सीक्वेंस दिखेगा। ठीक है, जहां पर उसको सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी दिखेगी, हाई डिग्री ऑफ सीक्वेंस सिमिलैरिटी होगी जहां पर न्यूक्लिक एसिड में, ये प्रोब वहां पर जाकर के बाइंड कर जाएगा, और फिर आपको एक फ्लोरोसेंस दिखेगी, जिससे आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि जो प्रोब है आपका वो कहां पर जाकर के बाइंड हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए आपको पता करना है किसी के जीनोम में कहीं डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, तो आप पर्टिकुलरली 21st क्रोमोसोम के लिए ही फ्लोरोसेंस प्रोब बनाओगे। अगर ये वहां पर जाकर बाइंड कर जाता है और आपको ट्राइसोमी जैसा कुछ नजर आता है, तो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि हो सकता है इस इंसान को ये एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कितने जो है वो सेट, हाउ मेनी सेट ऑफ फिश प्रोब्स आर यूटिलाइज्ड, कितने प्रोब्स बनाए जाएंगे, 22। ठीक है, तो 22 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि 23rd पेयर जो होता है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम का होता है। ये जो टेक्निक है वो ऑटोसोम्स के लिए की जाती है। ठीक है,
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। और इससे पहले भी हम एप्टीट्यूड सेक्शन की बात कर चुके हैं, तो उनके सबके वीडियोस के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।